स्वागत है आपका फटाफट फंडा समझो आसान भाषा में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प स्कीम की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे हम सब पीएम किसान के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का एक कमाल है जो करोड़ों किसानों तक सीधे पैसा पहुंचाती है। कभी सोचा है आपने कि सरकार के खाते से निकले 2000 रुपए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजिटल रास्ते से होते हुए पलक झपकते ही लाखों करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट्स में कैसे पहुंच जाते हैं? तो आज चलिए इसी डिजिटल सफर को ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहले ये पीएम किसान आखिर है क्या? देखिए, ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत देश के हर उस किसान परिवार को जिसके पास खेती की जमीन है, हर साल 6000 रुपए की सीधी मदद दी जाती है और ये पैसा 3 बराबर किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है। मतलब कोई बिचौलिया नहीं। इसी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि पीएम किसान का वादा क्या है। फिर उस डिजिटल मशीन को देखेंगे जो ये पैसा भेजती है। इसके बाद ये जानेंगे कि पैसा आखिर मिल किससे सकता है। और हाँ, ये भी बात करेंगे कि कभी-कभी पेमेंट क्यों अटक जाती है और उसका हल क्या है। और आखिर में देखेंगे कि इस योजना का जमीन पर असर क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पीएम किसान का वादा क्या है? इस पूरी स्कीम की जो सबसे बड़ी बात है वो है ये नंबर 6000 रुपए। ये वो कुल रकम है जो हर एक एलिजिबल किसान परिवार को एक साल में मिलती है। ये एक तरह की इनकम सपोर्ट है ताकि वो खेती से जुड़े अपने छोटे मोटे खर्चे पूरे कर सकें। और हाँ, ये 6000 रुपये एक साथ नहीं मिलते। इसे साल में 3 बार 2000 रुपये की किश्तों में दिया जाता है, हर 4 महीने में एक किश्त। इसका फायदा ये है कि किसानों को साल भर एक रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये पूरा सिस्टम, ये पैसे भेजने की मशीनरी आखिर चलती कैसे है? चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, ये पैसा एक 6 स्टेप की डिजिटल पाइपलाइन से होकर गुजरता है। सबसे पहला कदम, किसान खुद को पीएम किसान पोर्टल पर या पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर रजिस्टर करता है। दूसरा कदम, राज्य सरकार उस किसान की डिटेल्स को वेरीफाई करती है, मतलब उसकी जमीन के कागजात और पात्रता की जांच होती है। तीसरे स्टेप में पीएम किसान का पोर्टल खुद ब खुद किसान के डेटा को आधार, इनकम टैक्स और पेंशन डेटाबेस से मिलाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। चौथा स्टेप, अब ये डेटा जाता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीएफएमएस के पास, जहां किसान के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को वैलिडेट किया जाता है। अब आते हैं आखिरी 2 सबसे जरूरी स्टेप्स पर। जब सब कुछ सही पाया जाता है तो राज्य सरकार पैसे भेजने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर यानी आरएफटी जनरेट करती है। और जैसे ही ये रिक्वेस्ट अप्रूव होती है, एक फाइनल फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी एफटीओ जनरेट होता है और बूम, पैसा सीधा किसान के खाते में। ठीक है, पैसा कैसे आता है ये तो समझ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा मिलेगा किसे? इसके नियम क्या हैं? देखिए, सीधा और सिंपल जवाब तो ये है कि हर वो किसान परिवार जिसके पास अपनी खेती की जमीन है वो इसके लिए एलिजिबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जमीन कितनी भी हो, छोटी या बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक लेकिन है, और वो ये कि कुछ लोगों को इस स्कीम से बाहर रखने के लिए एक लंबी और काफी सख्त लिस्ट बनाई गई है। तो कौन है वो लोग जिन्हें इसका फायदा नहीं मिल सकता? देखिए, लॉजिक साफ है, ये मदद उन तक पहुंचे जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं संस्थागत भूमिधारक, मतलब कोई कंपनी या ट्रस्ट। फिर आते हैं वो लोग जो ऊंचे सरकारी पदों पर हैं या रह चुके हैं, जैसे मंत्री, सांसद, विधायक। लगभग सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सेवारत हों या रिटायर्ड, इस दायरे से बाहर है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अपवाद है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी ग्रुप डी के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है, वो एलिजिबल हैं। यही नियम पेंशनर्स पर भी लागू होता है। जिनकी महीने की पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा है, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ भी ग्रुप डी के रिटायर्ड कर्मचारियों को छूट है। और आखिर में वो लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो भी इस स्कीम के लिए अपात्र हैं। चलिए अब उस बात पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर पैसा अटक जाए तो क्या करें, और ये पेमेंट अटकती क्यों है? देखिए, ज्यादातर मामलों में पेमेंट रुकने के पीछे ये 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, आधार और ई-केवाईसी की जानकारी का मैच न होना। दूसरा,
बैंक की गलत जानकारी देना, और तीसरा और सबसे आम कारण, स्टेटस में लैंड सीडिंग नो लिखा आना। KYC करवाना अब जरूरी है और अच्छी बात यह है कि इसे पूरा करने के 3 रास्ते हैं। पहला, OTP वाला तरीका, जो आप PM किसान पोर्टल पर खुद कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड है। दूसरा है बायोमेट्रिक तरीका, जिसके लिए आपको नज़दीकी CSC सेंटर जाना होगा, जहां उंगलियों के निशान से काम हो जाएगा। और तीसरा बिल्कुल नया तरीका है फेस ऑथेंटिकेशन का, जो आप PM किसान मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। पर जो सबसे बड़ी और सबसे टेढ़ी प्रॉब्लम है वो है लैंड सीडिंग नो स्टेटस। और पता है दिक्कत क्या है? ये कोई डिजिटल प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप ऑनलाइन ठीक कर लें। इसका सीधा मतलब है कि आपके जमीन के कागजात वेरीफाई होकर सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। इसे ठीक करवाने का एक ही रास्ता है, आपको अपने स्थानीय ब्लॉक कृषि अधिकारी या तहसीलदार के दफ्तर जाना ही पड़ेगा। चलिए आपके स्टेटस में दिखने वाले कुछ आम मैसेज का मतलब समझते हैं। अगर दिखें आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, तो समझ जाइए कि आपका नाम आधार और एप्लीकेशन में अलग-अलग है। पोर्टल पर एडिट आधार ऑप्शन से इसे ठीक कर सकते हैं। अगर बैंक ने रिजेक्ट किया है तो सीधा अपनी बैंक ब्रांच चाहिए और KYC अपडेट करवाइए। लैंड सीडिंग नो का मतलब हम समझ ही चुके हैं, तहसीलदार ऑफिस जाना होगा। और हाँ, अगर आपको ये मैसेज दिखे FTO इज जनरेटेड, तो समझिए खुशखबरी है, आपका पेमेंट प्रोसेस हो चुका है और बस कुछ ही दिनों में आपके खाते में पहुंचने वाला है। तो इतनी बड़ी स्कीम है, टेक्नोलॉजी है, पैसा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका जमीन पर असली में क्या असर हो रहा है। देखिए, इस तरह की योजनाओं के पीछे एक बहुत गहरी सोच होती है। वो सोच ये है कि जब आप ज़रूरतमंद लोगों के हाथ में सीधे पैसा देते हैं, तो आप उन पर भरोसा करते हैं कि वो अपनी बेहतरी के लिए उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि एक हालिया रिसर्च पेपर में भी कहा गया है। और क्या ये सोच जमीन पर काम कर रही है? बिल्कुल। हाल ही में बिहार और यूपी के किसानों पर एक स्टडी हुई और उसमें कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सामने आईं। इस स्कीम का उनकी जिंदगी पर पॉजिटिव असर पड़ा है। किसानों ने इस पैसे का इस्तेमाल अक्सर खेती में लंबे समय के निवेश के लिए किया, जैसे कि खेती के नए उपकरण या पशु खरीदने में। और एक बहुत बड़ी बात, इससे साहूकारों और लोकल मनी लेंडर्स पर उनकी निर्भरता कम हुई है। तो कुल मिलाकर PM किसान एक तरफ हमें डिजिटल इंडिया की ताकत दिखाता है, तो दूसरी तरफ इसकी सीमाएं भी बताता है, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स का मामला। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? इस डिजिटल पोर्टल और खेत में पसीना बहा रहे किसान के हल के बीच जो फासला है, उसे कैसे भरा जाए? अगर समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नई जानकारी के लिए कमेंट्स में अपने सवाल पूछें। धन्यवाद।